नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की चौसर में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 24 की चौसर यानी वो शो जिसमें हम खबरों का सरल और सटीक विश्लेषण करते हैं, खबर का संदर्भ, उसकी व्याख्या करते हैं। आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की नॉमिनेशन को लेकर डेट सामने आ गई है। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से नॉमिनेशन करेंगे। तीसरी बार वाराणसी के रण में उतर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब वो तारीख सामने आ गई है जब वो वाराणसी में अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अपना नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 13 मई को वो बड़ा रोड शो करेंगे। 7वें चरण में वाराणसी में चुनाव होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचेंगे। 14 मई वो तारीख होगी जब वो अपना नामांकन करेंगे और उससे ठीक एक दिन पहले यानी 13 मई को वो रोड शो भी करेंगे, जिसमें बीजेपी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करेगी। बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि बीते 10 बरस में बनारस में क्या बदलाव आया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी के रण से उतरने के मायने क्या हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, वो तारीख सामने आ गई जब प्रधानमंत्री मोदी नॉमिनेशन करेंगे और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पर बनारस में आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होना है और उसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 7 मई से शुरू हो जाएगी और 14 मई जो है वो आखिरी डेट है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो नामांकन की प्रक्रिया के आखिरी दिन यानी 14 मई को अपना नामांकन बनारस से पर्चा अपना दाखिल करेंगे। उससे ठीक एक दिन पहले 13 मई को बीजेपी एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में रोड शो बनारस के अंदर करने की तैयारी में है। उसके लिए तैयारी भी पार्टी ने अब शुरू कर दी है। तो आपको याद दिला दूं कि 13 मई वही तारीख है जिस दिन तीसरे चरण का मतदान भी होना है। तो जो बनारस की तस्वीर जाएगी वो सिर्फ बनारस के लिए संदेश नहीं होगा, पूरे देश भर में जहां जहां भी चुनाव हो रहा होगा वहां भी संदेश जाएगा कि किस तरह से बनारस का विकास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था बनारस के वासियों से कि वो बनारस को चमका देंगे, चाहे बाबा विश्वनाथ की बात हो या पूरे बनारस की गलियों को चमकाने की बात हो या गंगा के घाटों की बात हो, तो उसको इस तरह से सजा और सवार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो भी वहां जाता है वो तारीफ करते हुए नजर आता है। तो सिर्फ वो रोड शो बनारस के लिए नहीं होगा, पूरे भारत में जहां जहां भी उस दिन वोटिंग होगी, उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटों पर वोटिंग है, बिहार की सीटों पर है, महाराष्ट्र में है और कई सारी राज्यों में जब जहां जहां वोटिंग होगी तो वो तस्वीर जब सामने जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस की, तो वहां से भी एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी देने की तैयारी में है। इसीलिए बीजेपी ने नामांकन की जो 14 तारीख बहुत बड़ा संदेश जाएगा पहले और वही संदेश बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। 13 मई को जब चौथे चरण का चुनाव होगा, देश भर के अलग अलग हिस्सों में वोट डाले जा रहे होंगे, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बनारस में रोड शो कर रहे होंगे और 14 को अपना नॉमिनेशन करेंगे। शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी में पहुंचा। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 14 मई को नामांकन का अंतिम दिन है। तीसरी बार उम्मीदवार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की बीजेपी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। देश की सबसे चर्चित वाराणसी पर नामांकन की तैयारी शुरू हो गई है। 7 से 14 मई तक नामांकन होना है और इस सीट पर खुद देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मैदान पर हैं और उनके नामांकन की भाजपा संगठन की ओर से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चर्चा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नामांकन के साथ रोड शो करेंगे और उसमें काशी की जनता शामिल होगी। यानी पीएम मोदी का नामांकन सर्वार्थ सिद्धि योग मुहूर्त में होगा। पुष्य नक्षत्र में उस दिन शिव और शक्ति दोनों के संयोग का अद्भुत योग बन रहा है। षष्ठी तिथि, पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में पीएम अपना नामांकन करेंगे। इस दिन और मुहूर्त के बारे में पद्मश्री महामहोपाध्याय हरिहर कृपालू जी महाराज का कहना है कि अत्यंत शुभ और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला ये मुहूर्त है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहने वाले पीएम मोदी के प्रस्तावक। पिछली बार भी आपने देखा होगा नामांकन में लगभग 7 लाख लोग सम्मिलित हुए थे और अब की भी उससे ज्यादा लोग नामांकन में। 4 प्रस्तावक होने, इस बार भी करीबन 30 लोगों का नाम भेजा गया है। अभी मालूम चला है कि वो लिस्ट आई नहीं है, तो इस बार भी क्या जो प्रस्तावक हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसे नाम हो सकते हैं जो लोगों को चौंका सके। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। डोम राजा को भी प्रस्तावक बनाया गया था। काशी में जो सबसे नीचे समुदाय थे उनको भी डोम प्रस्तावक बनाया गया। तो वैज्ञानिकों को भी प्रस्तावक, कृषि वैज्ञानिक भी थे नामांकन में उनके प्रस्तावक। तो इस बार भी इसे चौंकाया जा सकता है क्या सब लोग? नहीं, चौंकाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
का जो नारा है उसी आधार पर हमारे सब काम होते हैं। सबकी निगाहें इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के प्रस्तावकों पर लगी है। कौन होगा इस बार मोदी का चुनाव प्रस्तावक, इसकी जानकारी हर कोई जुटाना चाह रहा है। फिलहाल ये पूरी तरह से गुप्त है और अभी नाम पर चर्चा चल रही है। हाई कमान को फिलहाल जो नाम की लिस्ट भेजी गई है उस पर मंथन हो रहा है। 14 में आदरणीय छन्नू महाराज जी भी प्रस्तावक थे, आदरणीय गिरधर मालवीय जी भी प्रस्तावक थे, तो हमारे काशी के डोम राजा भी हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रस्तावक हुए, हमारे अशोक जो मल्लाह हैं वह भी प्रस्तावक हुए थे। तो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, वो एक पार्टी की अपनी रीति है, नीति है। हमारे यहाँ सभी तो नेतृत्व यह देखता है कि कौन उपयोगी हैं और वो समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन प्रस्तावक हैं। फिलहाल पार्टी की ओर से प्रस्तावकों के नाम गुप्त रखने की हिदायत दी गई है। पार्टी हाईकमान भी नाम का सत्यापन करेगी। प्रस्ताव में जिनका नाम फाइनल होगा उन्हें एक दिन पहले सूचना दी जाएगी। चर्चा है कि इस बार काशी क्षेत्र कमेटी ने प्रस्तावकों के बाबत 30 नामों की सूची गृह मंत्री अमित शाह के पास भेजी है। इसमें पद्म अलंकृत विभूति, शिक्षाविद, साहित्यकार, साहित्य संस्कृति कर्मी, ज्योतिषाचार्य, अर्चक, सेवादार, दलित एंटरप्रेन्योर, युवा, स्वयं सहायता समूह की महिला लाभार्थी और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन सभी नाम के बाबत पूरा फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक के बाद ही प्रस्तावकों के नाम फाइनल होंगे। 2014 में प्रस्तावकों की लिस्ट में न्यायविद से लेकर निषाद समाज भी था। 2019 के प्रस्तावकों में खुद काशी के डोम राजा थे जो अब दिवंगत हो गए हैं। तो इस बार कौन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव का प्रस्तावक? तो चर्चा यह है कि करीब 30 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। और 24 की 74 में बात करते हैं अगली चाल की, मतलब अगली खबर की। अगली खबर गांधी परिवार की सियासी विरासत और राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने से जुड़ी हुई है। 2019 में मिली हार के बाद आज साफ हो गया कि राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग हो गया है। लेकिन रायबरेली को चुनते ही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यहां की जनता उनके साथ है, उनके संग है, क्योंकि गांधी परिवार की विरासत वाली आखिरी सीट है जिसे बचाने के लिए राहुल गांधी रायबरेली में उतरे हैं। यानी दादा फिरोज गांधी की सीट, जिसे कि राहुल की मां सोनिया गांधी ने बेटे राहुल को सौंप दी है। आज के पूरे विश्लेषण में हम राहुल गांधी के विरासत बचाने, गांधी परिवार की विरासत वाली सीटों और कांग्रेस के अच्छे बुरे दौर का पूरा विश्लेषण करेंगे, जिसकी शुरुआत एक रिपोर्ट के जरिए करते हैं। मतलब खबर का संदर्भ आपको समझाते हैं, उसके बाद इस खबर की संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। मां, बेटा, बहन और विरासत का हस्तांतरण गांधी परिवार की सियासत के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिनों में गिना जाएगा जब पहली बार गांधी परिवार की किसी सीट का हस्तांतरण उस दौर में हो रहा है जब पार्टी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद थी, बहन प्रियंका गांधी। लेकिन बड़ी बात यही रही कि रायबरेली, जो कि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है, 2004 से वो इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती रही हैं। इस सीट को अब उन्होंने हैंडओवर कर दिया है राहुल गांधी को। सीधे शब्दों में इसको समझा जाए तो एक प्रकार से रायबरेली की विरासत को सोनिया गांधी ने अब राहुल गांधी को हैंडओवर कर दिया। गांधी परिवार का अंतिम किला रायबरेली को बचाने के लिए राहुल गांधी आखिर मैदान में उतर ही गए। रायबरेली में नामांकन करने के लिए राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो पूरे देश की निगाहें इस शहर पर टिकी थीं। राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित टॉप लीडरशिप मौजूद थी। अपने दादा फिरोज गांधी और दादी इंदिरा गांधी की विरासत को बचाने के लिए पूरा गांधी परिवार आज रायबरेली पहुंचा, क्योंकि सभी जानते हैं अमेठी के किले पर भगवा लहराने के बाद कांग्रेस के पास यही इकलौती पारंपरिक सीट बची है। लेकिन हैरत की बात है कि उसे भी बचाने के लिए कांग्रेस में इतनी कंफ्यूजन कि नॉमिनेशन खत्म होने के चंद घंटे पहले पार्टी राहुल को राजी कर पाई।
राहुल के अमेठी छोड़कर रायबरेली चले आने पर बीजेपी की तरफ से 1000 सवाल किए गए, लगातार अटैक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हार की डर से वो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। उम्मीद थी कि नॉमिनेशन के बाद राहुल गांधी की तरफ से उन तमाम सवालों पर जवाब दिया जाएगा। वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कहेंगे कि रायबरेली आने के पीछे कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति है, या फिर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हार का डर था, इस वजह से वो अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए। लेकिन उन 1000 सवालों पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं बोले, गाड़ी में सवार हुए, यहां से चले गए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी की इस चुप्पी के मायने क्या हैं? राहुल के रायबरेली जाते ही अमेठी में स्मृति का रास्ता भी साफ हो गया। तय हो गया कि वहां उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलने वाली, क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार का अब कोई सदस्य नहीं उतरने वाला, बल्कि परिवार के करीबी केएल शर्मा को उतारा है, जिनके नॉमिनेशन में खुद प्रियंका गांधी पहुंची थी। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूँ उनका। उधर अमेठी में केएल शर्मा को उतार राहुल गांधी परिवार की सेफ सीट पर लौटे तो लोग रायबरेली सीट का सियासी इतिहास खंगालने लगे। 1980 में रायबरेली से गांधी परिवार नहीं हारा है। रायबरेली में अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा और